चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। रिपोर्ट एरर हो तो बताइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। चैनल पसंद आए तो पहला क्वेश्चन मैं चालू करने जा रहा हूँ, फिजिक्स का है, ठीक है। ऊष्मा संबंधी है, इसको आपको सुनते रहना जिससे कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? इसलिए सुस्त हो जाती है कि लंबाई इसकी बढ़ जाती है, जिससे कि इकाई दोलन में जो लगा हुआ जो समय है, जितना समय लगना चाहिए था उससे और अधिक समय लगने लगता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। लोलक का मतलब होता है दोस्तों ऑसिलेट करना वाला, ठीक है। ऑसिलेट करने वाला जो घड़ी का थी पेंडुलम होता है, वो क्या होता है, उसकी लेंथ जो होती है बढ़ जाती है, ओके। लेंथ जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाता है, ओके। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से दोलन का समय बढ़ जाता है, अतः उसमें प्रसारण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ने से ये किसके कारण फैलता है, हीट एक्सपेंशन के कारण फैलता है, ओके। ये किसके कारण फैलता है, ये हीट एक्सपेंशन हो जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो क्या हो जाएगा, जो कोटर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, जब एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए धातु के अंदर अंदर रखा हुआ क्या, सॉरी, गेंद के अंदर क्या रखा हुआ, लोहा का कोटर है, ठीक है, ठोस कोटर है। वो लोहा का हो सकता है, आयरन का भी मतलब एल्युमिनियम का भी हो सकता है। इस धातु को गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोटर का आयतन बढ़ेगा, ठीक है। कोटर का जो अंदर में जो गेंद के अंदर है कोटर, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, कोटर का है। किसका आयतन बढ़ेगा, कोटर का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। गेंद के अंदर जो रखी हुई कोटर है उसका आयतन बढ़ेगा, ओके। गेंद के अंदर जो रखी हुई कोटर है उसका आयतन बढ़ेगा, जिस कारण से उसका क्या होता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस के अंदर के कोटर है, जब इस मेटल को गेंद में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो कोटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु को गर्म करने पर उसका आकार फैलता है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आकार यानी साइज में क्या होता है, फैलता है, साइज में फैलेगा, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हॉट करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे कि आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो क्या होगा, फैलता है ना, बुलबुला जैसे छोड़ेगा। या फिर कोई चीज़ और चीज़ भी करिएगा तो क्या बुलबुला छोड़ेगा, जैसे प्लास्टिक जलाई या कुछ और, यानी उसका मतलब आकार फैल रहा है, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उससे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या होता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर उसका वॉल्यूम जो होता है फैल जाता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है। बोतल के जो पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसीलिए क्या होता है, बोतल टूट जाता है। पानी भरा हुआ बोतल है, उसको अत्यधिक तरीके से रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाएगा। किसी भी बोतल में वाटर भरा हुआ है, उसे उसे वह क्या हो, फ्रीज हो जाता है तो बोतल की क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाती है। क्यों? बोतल क्यों ब्रेक कर जाती है, बोतल क्यों ब्रेक कर जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, बोतल टूट जाती है, क्योंकि जमने पर उसका बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है, जिससे अधिक स्थान की ज़रूरत पड़ती है, अतः यह बोतल टूट जाता है। जाड़े के दिनों में पाइप इसी तरीके से टूटता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपें फट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ठीक है। पाइप में पानी जमता है इसलिए वो फैल जाता है। फैलने के कारण क्या होता है, पाइप फट जाता है जाड़ा के दिनों में, अत्यधिक शीत प्रदेशों में, ओके। अत्यधिक समरी सीजन में जो रीजन है वहाँ पर पाइपें फट जाती है। क्यों? पाइप की वे ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि
जब वहाँ वॉल्यूम बढ़ता है पानी जमने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसीलिए क्या होता है, वो फट जाती है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ता है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, विंटर से समर सीजन में वह धातु जो फैलता है, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है, ठंडी करने पर सिकुड़ती है। ओके, दो रेलगाड़ियों की पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ना होता है? छोटा सा स्थान क्यों छोड़ते हैं? अगर नहीं छोड़ेंगे तो पटरियाँ टेढ़ा मोड़ा हो जाएगी। ओके, कर्वेचर बिगड़ जाएगा। ओके, दो ट्रेन पटरियों के मध्य ऐड पर, ठीक है, जहाँ पर जोड़ा होता है, यानी दो पटरी है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस रहता है, यहाँ पर हुक रहता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना, स्पेस फैलता है, स्पेस मतलब एक्सपेंड होगा, मेटल क्या होगा, एक्सपेंड होता है। जाड़ा के दिनों में क्या होता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ेगा तो पीछे जाएगा, गर्मी आएगा तो आगे आएगा। ओके, तो दो रेल पटरियां हैं, उसके बीच में क्यों छोड़ना पड़ता है छोटा सा स्थान? तो रेल की पटरियों को जोड़ के बीच में क्या होता है ना, जगह छोड़ी जाती है। मीडियन में क्या छोड़ी जाती है, जगह छोड़ी जाती है, ताकि हॉटिंग सीजन में पटरियों के फैलने के लिए जगह मिल सके। यदि इन पटरियों के भी मध्य रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाए, ठीक है, इन पटरियों के मीडियन में जगह नहीं छोड़ा जाए, तो हॉट सीजन में क्या होगा, हीट पाकर वह फैलने से पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, हीट पाकर क्या होगा, वह पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला ही होता है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होता है? जैसे ही वो जमना चालू होगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा वो। किसी झील की सतह का पानी जमने वाला ही होता है, तो लेक का स्तर में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जब होता है तब वो जमना चालू हो जाता है। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब वह जमना चालू हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना, यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है तब वह वाटर में जमना चालू हो जाता है। यानी वाटर का डेंसिटी अधिकतम 3.98 सेल्सियस होता है। जमने पर वाटर का डेंसिटी कम हो जाता है और इसका वॉल्यूम 9% बढ़ जाता है। यानी यह गुण एक सामान्य घटना को जन्म देता है, जिसके कारण बर्फ़ के वाटर के ऊपर तैरते रहती है। बर्फ़ जो है वाटर के ऊपर तैरते रहती है और जल में रहने वाला जीव जितना भी आंशिक रूप से जमे हुए तालाब के अंदर ही रहता है, क्योंकि तालाब के तल पर तापमान 4 डिग्री के आसपास ही होता है। तालाब का जो तली होता है ना, ये तालाब है, इसके तली में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए पानी झील जो लेक होता है, पानी जमने वाला ही होता है, तो झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होते हैं? शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, ओके, तो मछलियाँ और अन्य जीव जो होते हैं तली में चल जाते हैं। सुरक्षित रहने के लिए कहाँ चल जाते हैं? जल निचली सतह में चल जाते हैं। सुरक्षित जीवित रह सकते हैं क्योंकि उनके ठंड बर्दाश्त करने की अंतर्निर्मित प्रणाली नहीं जीवित रह सकते, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। तो आंसर ये आपका उचित होगा। जीवित रह सकता है मछली शीतकाल में जो लेक होता है, तालाब वगैरह होता है, मछली जिंदा रहती है क्योंकि निचली तली पर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव क्या होगी? जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। जल का क्या होता है? केवल ऊपरी परत ही जमता है। जल का घनत्व 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है। जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है। जमने पर क्या होता है? डेंसिटी कम जाता है, जबकि वॉल्यूम बढ़ जाता है। ओके, तो यह घटना को जन्म देता है, जिसके कारण बर्फ़ के जल के ऊपर तैरती रहती है। बर्फ़ जो है जल के ऊपर तैरती रहती है। जल में रहने वाला जो जीव है आंशिक रूप से जमे हुए एक तालाब के अंदर रह सकता है। आंशिक रूप से क्या हो, तालाब के अंश में तालाब के तली में रह सकता है, क्योंकि तालाब के तल पर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा की संचरण विधि।
ऊष्मा का संचरण विधि क्या कहलाता है? ऊष्मा के संचरण की विधि क्या कहलाती है? यानी हीट के जो संचरण विधि है, ओके, वह क्या कहलाती है? तो कंडक्शन भी कहलाता है, कन्वेक्शन भी कहलाता है और रेडिएशन भी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में चालन, संवहन और विकिरण तीनों ये होता है। ऊष्मा के संचरण विधि कौन कौन सी होती है? चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। ऊष्मा के संचरण विधि कौन होती है? चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण होती है, जिसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन करने कंडक्शन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये ऊष्मा का संचरण विधि है। ये क्या है? ऊष्मा का संचरण विधि है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये सभी आपका क्या है? ऊष्मा के संचरण विधि है। तो हीट का जो ट्रांसमिशन प्रोसेस कौन कौन सा? हीट ट्रांसमिशन प्रोसेस कौन कौन सा होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है। हीट ट्रांसमिशन प्रोसेस कौन कौन है? हीट ट्रांसमिशन प्रोसेस कौन कौन होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन होता है, यानी चालन, संवहन, अभिकरण होता है, यानी इनमें से सभी होगा। ओके, ऊष्मा के स्थान जो होता है, यानी हीट का स्थान जो होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन कहलाता है, यानी संचरण कहलाता है। इसमें 3 विधियाँ होती है: चालन, संवहन, अभिकरण, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चालन पदार्थ में ऊष्मा पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। तो हीट का जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और संचरण है। ठीक है, चालन, संवहन, अभिकरण। हीट के संचरण जो यानी हीट का जो ट्रांसमिशन है, उसकी विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते हैं। किसके द्वारा नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सा ऐसा विधि है जिसमें पदार्थ के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है कोई भी सब्सटेंस, ये मॉलिक्यूल्स। क्यों? वह कंडक्शन कहलाता है। ठीक है, कंडक्शन कहलाता है, यानी चालन कहलाता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में? ऊष्मा का संचरण यानी हीट का ट्रांसमिशन की कौन सी विधि में पदार्थ का जो मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होता है, सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों नहीं जा सकता है? यानी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता है। कौन सा प्रोसेस द्वारा? सब्सटेंस का मॉलिक्यूल जो होता है, एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस नहीं जा सकता। कौन से प्रोसेस द्वारा? सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स है, सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। कौन से प्रोसेस द्वारा? तो कंडक्शन प्रोसेस द्वारा, यानी चालन प्रोसेस द्वारा। ठीक है, चालन प्रोसेस से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। ठीक है, ये ऊष्मा के कौन सा प्रोसेस द्वारा जो सब्सटेंस होता है या सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, तो चालन के द्वारा। ठीक है, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के द्वारा जो ऊष्मा का अंतरण होता है, उसे ऊष्मा चालन कहते हैं, जिसे थर्मल कंडक्शन कहते हैं। यानी थर्मल कंडक्शन कब होगा? जब कण जो होगा टकराएगा आपस में अंदर में। ठीक है, तब जिसके कारण थर्मल कंडक्शन होता है। ये मॉलिक्यूल्स के आशयिक गुण परमाणु, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से है। चालन द्वारा ऊष्मा अंतरण ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा सभी प्रावस्था में होती है। द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण में किस विधि द्वारा होता है? द्रव्यों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? द्रव व गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, यानी कन्वेक्शन द्वारा होता है। द्रव तथा गैस, द्रव और गैस यानी लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस के जो हीट का स्थानांतरण, हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है? हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है? हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है? हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है?
द्रव गैसों में हीट का ट्रांजिशन किसके द्वारा होता है? द्रव गैसों में, ठीक है, लिक्विड एंड गैसों में जो हीट ट्रांजिशन होता है किसके द्वारा होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा होता है। कन्वेक्शन के द्वारा होता है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? कन्वेक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण द्रव कणों डायरेक्ट गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, संवहन कहलाती है। इस विधि में जब किसी द्रव जैसे गैस आदि गर्म किया जाता है तो गर्म होने के बाद द्रव्य के कण स्रोत से दूर गति करते हैं, साथ में ऊष्मा ऊर्जा को ले जाते हैं, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा, यानी संवहन के द्वारा, कन्वेक्शन के कारण होता है, ठीक है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा? संवहन के कारण, ठीक है। संवहन के कारण यानी कन्वेक्शन के कारण, संवहन के कारण, कन्वेक्शन में संवहन होता है, ठीक है। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? संवहन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। विद्युत केतली में पानी गर्म किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रिक केतली जो होता है उसमें वाटर गर्म कैसे होगा? वाटर गर्म किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण होता है, ठीक है। जो विद्युत केतली होगा उसमें वाटर हॉट किसके कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण होता है, ठीक है, संवहन के कारण होता है। इस विधि में जब किसी द्रव जैसे या द्रव को किसी गर्म किया जाता है तो द्रव होने के बाद द्रव के कारण के कण जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे दूर हो जाती है, साथ में ऊष्मा ऊर्जा को ले जाते हैं, अर्थात ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इस विधि का ऊष्मा को संवहन कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये रेडिएशन के द्वारा आता है, यानी विकिरण माध्यम से आता है, रेडिएशन के द्वारा आता है। सूर्य का ऊष्मा जो होता है, सूर्य का ऊष्मा, ठीक है, सूर्य का यानी सन का जो हीट होता है, सन का जो हीट होता है वह किस प्रोसेस द्वारा होता है? रेडिएशन के द्वारा होता है, ठीक है। सन का जो हीट होता है पृथ्वी पर किस माध्यम से आता है? तो विकिरण द्वारा होता है, विकिरण यानी रेडिएशन द्वारा आता है, यानी रेडिएशन द्वारा आएगा, ठीक है। विकिरण को रेडिएशन कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के माध्यम से संचार आती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस संचार के माध्यम से आते हैं? कि तो रेडिएशन के द्वारा आता है, ठीक है। सन का जो लाइट है, सन का हीट जो है कौन से प्रोसेस द्वारा पृथ्वी पर आती है, यानी अर्थ पर आती है? तो रेडिएशन के द्वारा होती है, किसी पदार्थ के अंदर स्थित आवेशित कणों के जो हीट प्रोसेस है उसका परिणाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें उत्पन्न होती है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग उत्पन्न होती है और थर्मल रेडिएशन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव निकलता है उसे ही क्या कहते हैं? थर्मल रेडिएशन कहते हैं। इसके प्रत्येक पदार्थ जो परम शून्य से अधिक ताप पर रहते हैं वह ऊष्मा का विकिरण होता है। आप बताइएगा दोस्तों, परम शून्य ताप किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, ओके। संवहन किसे कहते हैं? बताइएगा आप। संवहन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि में के माध्यम से कण गति नहीं करते हैं? तो वह कौन सी विधि है जो मॉलिक्यूल्स गति नहीं करेगा? तो चालन आपका जो है, सॉरी दोस्तों, टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण क्या हो गया, आपका चालन नहीं होगा बल्कि विकिरण होगा, ठीक है। चालन, संवहन या विकिरण, ओके। ध्यान रखना कि टेक्निकल अगला बार फॉल्ट नहीं हो दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण ये गड़बड़ आ गया था। हाँ, तो ज़रा देखिएगा दोस्तों, अगला बार टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो, ठीक है, बाय। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में के माध्यम से कण का जो गति नहीं करता है? तो विकिरण माध्यम के द्वारा जो होता है कण गति नहीं करता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि द्वारा? ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, हीट का जो ट्रांसमिशन होता है वह कौन से के माध्यम से, किस माध्यम से? मॉलिक्यूल्स जो है गति नहीं करेगा। तो हीट का जो गति है वो मॉलिक्यूल, तो विकिरण के द्वारा
जो आपका है हीट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो गति नहीं करता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि के माध्यम से कण गति नहीं करते, यानी मॉलिक्यूल्स गति नहीं करेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, मॉलिक्यूल जो रहता है ट्रांसफ़र नहीं होगा। कौन से प्रोसेस द्वारा? तो रेडिएशन प्रोसेस द्वारा। रेडिएशन प्रोसेस यानी विकिरण प्रोसेस द्वारा। रेडिएशन प्रोसेस द्वारा जो होता है हीट का स्थानांतरण कौन सी प्रोसेस द्वारा नहीं होता है? तो रेडिएशन द्वारा नहीं होता है। ठीक है, कौन से प्रोसेस द्वारा हीट का या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा? कौन से प्रोसेस द्वारा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा? कौन से प्रोसेस द्वारा मॉलिक्यूल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा? तो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि द्वारा। ठीक है, ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि द्वारा नहीं होगा। ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के माध्यम से? मॉलिक्यूल्स नहीं गति करता। कौन गति नहीं करता है? मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिशन नहीं करेगा। मॉलिक्यूल्स ट्रांसमिशन नहीं करेगा। याद रखिए, मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रांसमिशन नहीं करेगा। तो कौन सा प्रोसेस द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस द्वारा है। तो हीट संचरण यानी जो हीट ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसमें हीट का स्थानांतरण मैग्नेटिक चुंबकीय तरंगों यानी मैग्नेटिक वेव जो होता है के रूप में होता है। इस विधि के माध्यम से आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रोसेस जो होता है हीट ट्रांसमिशन की सबसे तेज़ी विधि है। ओके, इसमें कोई माध्यम का ज़रूरत नहीं होता है। ये क्या है, इसके ज़रिए हीट ट्रांसमिशन सबसे तेज़ होता है। क्या होता है? सबसे तेज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों से अभिप्राय है कि प्रकाश, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, गामा किरण अर्थात इन सब तरंगों के कारण हीट का यानी ऊष्मा का संचारण होता है। ठीक है, ऊष्मा का विकिरण विधि के संचरण कहते हैं। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं। ऊष्मा संचरण की वह कौन सी विधि है जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स गति नहीं कर सकता है? तो विकिरण प्रोसेस है दोस्तों, याद रखिएगा। ऊष्मा की कौन सी विधि है जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स गति नहीं करेगा? तो विकिरण प्रोसेस होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स गति नहीं करता है। ठीक है, और केतली जो गर्म होता है संवहन के प्रोसेस द्वारा होता है यानी कन्वेक्शन के द्वारा होता है। ओके, और चालन में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकता है। ओके, एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल्स नहीं जा सकता है, उसे कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन केतली गर्म करने का प्रोसेस है। केतली में जो पानी गर्म होता है वो कन्वेक्शन के द्वारा ही होता है। विद्युतीय केतली में ऊष्मा का संचरण वह विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। इस विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। तो विधि ऊष्मा संचरण की वह विधि सबसे तेज विधि है। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से अभिप्राय है कि प्रकाश, माइक्रोवेव, रेडियो तरंगे, गामा तरंगे अर्थात इन सब तरंगों के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। ठीक है, ऊष्मा का संचरण किसके कारण होता है? हीट का ट्रांसमिशन। तो इसमें प्रकाश होता है, माइक्रोवेव होता है, रेडियो तरंगे होते हैं, गामा किरणें होता है, ये सब होता है जिसके कारण क्या होता है? हीट का ट्रांसमिशन होता है या हीट रेडिएशन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा, लकड़ी या चमड़ा? तो जल होगा दोस्तों, पारा।